नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो कोलिनोमिमेटिक्स हैं इनके ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट का क्या मतलब है कि ये कौन से ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं और क्या क्या एक्शन ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब कोलिनोमिमेटिक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमें पता है कि ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर एक्टिव होता है। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम आई की बात कर लेते हैं। आई की जब हम बात करते हैं तो ये प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कैसे करवाएंगे कि जो आइरिस के सर्कुलर मसल्स होते हैं, आइरिस के जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वहाँ पर ये एक्ट करते हैं। आइरिस के सर्कुलर मसल्स कुछ ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। M3 रिसेप्टर हमने कहा कि एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी जब ये वाले मसल्स के ऊपर बाइंड करेंगे एसिटाइल कोलिन या फिर कोई भी कोलिनोमिमेटिक जब इनके ऊपर बाइंड करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास आई के अंदर। उसके अलावा जो सिलियरिस मसल होता है आई के अंदर, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं M3 रिसेप्टर के थ्रू। M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सिलियरिस मसल के अंदर। सिलियरिस मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो मियोसिस हो जाएगी, यानी जो नियर विजन होता है उसके हम अकोमोडेट कर देंगे, यानी अकोमोडेट फॉर नियर विजन, जिसको हम मियोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आई का एक और इफेक्ट होता है कि आई के साथ हमें पता है कि ऐसे करके लैक्रिमल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है इसके ऊपर भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इस लैक्रिमल ग्लैंड की लैक्रिमेशन भी इंक्रीज हो जाती है कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स के थ्रू, यानी टीयर्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स के थ्रू। नेक्स्ट हम हार्ट के ऊपर इसके इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हमारे हार्ट को इनहिबिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन जैसे हम कोई बेड के ऊपर बैठे हुए हैं तो हमारा हार्ट तेज़ी से तो नहीं ना धड़क रहा होगा, स्लो स्लो धड़क रहा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हार्ट को इनहिबिट करने की ज़रूरत है। ऐसे नोट क्योंकि पेस मेकर होता है हार्ट का, उसको इनहिबिट करने की ज़रूरत है। अब इनहिबिटरी मस्क्रीनिक रिसेप्टर कौन कौन से थे? हमने कहा था कि M2 और जो M4 रिसेप्टर्स थे वो इनहिबिटरी थे। तो M2 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट को हमने इनहिबिट करना है तो M2 रिसेप्टर ऐसे नोड के ऊपर जब प्रेजेंट होंगे तो ये रिडक्शन करवा देंगे हार्ट रेट की, या जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, यानी जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन इन हार्ट रेट होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। उसके अलावा हमें पता है कि हार्ट में AV नोड भी प्रेजेंट होता है। AV नोड के ऊपर जब ये एक्ट करेगा तो ये इसकी कंडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा हार्ट की, जिसको हम नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन भी बोलते हैं। तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन भी हमें नज़र आता है। तीसरा एक्शन इसका होता है एट्रिया के ऊपर। एट्रिया के ऊपर कुछ इसके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। नेगेटिव आइनोट्रोपिक का क्या मतलब है कि रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द एट्रिया, या जिसको हम नेगेटिव आइनोट्रोपिक कहते हैं। तो हार्ट के ऊपर कौन कौन से 3 इफेक्ट हुए? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन जिसकी जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन इन हार्ट रेट को कहते हैं, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन जिसको हम कहते हैं रिड्यूस कंडक्शन जो कि AV नोड के थ्रू हो रही होती है, और तीसरे नंबर पर आगे रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिसको हम कहते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। उसके अलावा बात करें जो राइट वेगस होती है वो सप्लाई कर रही होती है SA नोड को, जबकि जो लेफ्ट वेगस नर्व होती है वो सप्लाई कर रही होती है AV नोड को। इन तमाम एक्शन की वजह से क्या होगा कि जो कार्डिक आउटपुट होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास M3 और M5 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलैक्सेशन करवा देते हैं। अब ये पॉइंट रिलैक्सेशन क्यों ये करवा रहे हैं? क्योंकि हमने तो कहा था कि M1 M3 और जो M5 रिसेप्टर्स होते हैं वो तो एक्साइटेटरी होते हैं, लेकिन आप इधर कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। ये रिलैक्सेशन बेसिकली होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस की वजह से। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि ये वेजोडाइलेटर होता है। जब M3 और M5 रिसेप्टर स्टिमुलेट होती हैं तो वो स्टिमुलेट कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को। जब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज स्टिमुलेट होता है तो आर्जिनिन से सिट्रोलिन बनता है, और इस कन्वर्जन के दरमियान हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की जब सिंथेसिस होगी तो वो वेजोडाइलेशन करवा देगा। तो ये ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। सबसे पहले हमने आई के ऊपर देखा, फिर हमने हार्ट देख लिया और ब्लड वेसल देख ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल होते हैं, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। उसके अंदर हमें पता है कि M3 रिसेप्टर्स होंगे, क्योंकि M3 जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी।
M1, M3 और M5 ये तीनों क्या होते हैं, एक्साइटेटरी होती हैं। M1 तो हमने कहा था ना कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी लोकेशंस पे हमने कहा कि M3 प्रेजेंट होंगे, और M5 तो हमने कहा था ना कि ये CNS के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो M3 प्रेजेंट होंगे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर, और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। उसके अलावा ये ब्रोंकियल सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। ब्रोंकियल सिक्रीशन क्यों इंक्रीज़ कराएंगे, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हम साफ़ कर रहे होते हैं इस सारे एरिए को। नेक्स्ट GIT के ऊपर क्या इफेक्ट है, GIT के वॉल्स के ऊपर भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। M3 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो ये GIT में पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ करवा देंगे। उसके अलावा स्फिंक्टर्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर की ये रिलैक्सेशन करवा देते हैं, और जो सिक्रीशंस होती हैं उनको ये इंक्रीज़ करवा देते हैं। नेक्स्ट जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो हमारे पास यूरिनेशन का प्रोसेस होता है वो प्रमोट हो जाएगा। जबकि जो स्फिंक्टर होता है उसको मेनली जो सप्लाई होती है वो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही होती है। लेकिन कुछ ऑथर लिखते हैं कि M3 रिसेप्टर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेनली स्फिंक्टर होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर उसको एड्रीनर्जिक ही सप्लाई मिल रही होती है। नेक्स्ट यूट्रस और प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है कि निकोटिनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलिन। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमने कहा था कि दो लोकेशंस के ऊपर प्रेजेंट थे, एक ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट थे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये प्रेजेंट थे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो ये न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट की एक्टिवेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन हो जाती है और स्केलेटन मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब अगर परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन रहेगी तो हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। ये तो बेसिक सा रूल है। नेक्स्ट ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर इसकी लोकेशन होती है। अब सबसे पहले तो इसके ऊपर स्टिमुलेशन होगी फॉलोड बाय द डिप्रेशन, स्टिमुलेशन फॉलोड बाय द डिप्रेशन। दीज इफेक्ट आर अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंट सिस्टम, यानी जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर इसकी या तो स्टिमुलेशन होगी या फिर डिप्रेशन होगी। नेक्स्ट CVS की बात करें, CVS के ऊपर इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि ये टैकीकार्डिया कॉज करवा रहे होते हैं। उसके अलावा वेजोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन ये कॉज करवा रहे होते हैं। GIT और यूनिस ब्लैडर की बात करें तो ये पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स ही इसके अंदर डोमिनेट कर रहे होते हैं, क्योंकि गैंग्लिया ऑटोनोमिक गैंग्लिया है ना, तो ये सिंपथेटिक भी हो सकता है और पैरासिम्पथेटिक भी हो सकता है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, या तो स्टिमुलेशन करवाएगा या फिर ये डिप्रेशन करवाएगा। नेक्स्ट एड्रीनल मेडुला हमें बताया कि एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा होता है, तो वहाँ पर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन वगैरह कॉज करेगा, क्योंकि वो सिंपथेटिक लाइक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ना। तो सिंपथेटिक में हमें बताया कि वेजोकंस्ट्रिक्शन रहती है, ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज कर जाता है, यानी हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डोज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब इसके अंदर भी स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन, जिसके अंदर ट्रेमर्स होते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा मूड के अंदर एलिवेशन हो जाती है, एडिक्शन और कन्वल्शन। नेक्स्ट थेराप्यूटिक यूजेस आते हैं, ये मैंने अलग से लिख दिए हैं, वैसे मैंने आपको इंडिविजुअली भी बता दिए। एसिटाइलकोलिन के कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स नहीं होते। जो अदर कोलिनोमाइमेटिक्स हैं उसमें हमने कहा कि जो एक्यूट नैरो एंगल ग्लोकोमा, वाइड एंगल ग्लोकोमा में हमने पाइलोकार्पिन को यूज़ किया था। उसके अलावा मिडियासिस जो एट्रोपिन की इंड्यूस होती है उसके अंदर भी हमने पाइलोकार्पिन, और जो अकोमोडेटिव एस्ट्रोपिया होता है उसके अंदर भी हमने पाइलोकार्पिन को यूज़ किया था। नेक्स्ट जीरोस्टोमिया के अंदर भी हमने पाइलोकार्पिन, या जिसको हम ड्राई माउथ बोलते हैं, उसके अंदर भी हमने पाइलोकार्पिन को यूज़ किया था। और जो पाइलोकार्पिन और सर्विमेलिन होता है उसको हम सियालोगोग्स भी बोलते हैं, यानी ये सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस कंजेनिटल मेगाकोलोन, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी और यूरिनरी रिटेंशन के अंदर हमने बेथेनिकोल यूज़ किया था। इसको हमने कैसे याद किया था, बेथ एक्टिवेट बाउल एंड ब्लैडर। उसके बाद बेथेनिकोल एंड कार्बाकोल इस कंडीशन के अंदर हम दे सकते हैं, यानी कार्बाकोल भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया, वो ये पॉइंट था कि जो वेरेंसिलिन इज़ अ निकोटिनिक एगोनिस्ट, और ये जो निकोटिन की एडिक्शन होती है उसके अंदर क्रेविंग को डिक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा मेथाकोलिन का हमने ये यूज़ पढ़ा है कि ये ब्रोंकियल एयरवेज की हाइपर सेंसिटिविटी को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा एस्मा का चांस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम इनके एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जनरलाइज हम इनके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करेंगे। आइस में बात करें तो आइस के अंदर ये कंजेशन करवा देते हैं, उसके अलावा लैक्रिमेशन को इंक्रीज़ करा देते हैं और साइक्लोस्पाज्म करा देते हैं। साइक्लोस्पाज्म क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये सीलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोस्पाज्म हो जाता है।
नेक्स्ट सीवीएस के अंदर बात करें तो हाइपोटेंशन करवा देंगे, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो वेजोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा सिंकपी और ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक इसका एडवर्स इफेक्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, डिसपनिया हो जाता है और इसकी वजह से टाइटनेस हो जाती है चेस्ट के अंदर। जीआईटी में बात करें तो ये वोमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प्स और पेप्टिक अल्सर्स कोज कराएंगे। पेप्टिक अल्सर क्यों कराएंगे? क्योंकि M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि M1 रिसेप्टर्स पैराइटल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट डायरिया क्यों होगा? क्योंकि ये जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो डायरिया इंक्रीज पेरिस्टालसिस की वजह से ही होता है ना, तो डायरिया हो जाएगा। उसके अलावा वोमिटिंग और क्रैम्प्स भी होते हैं। उसके अलावा बात करें तो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये वर्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं, यानी यूरिनरी एक्सक्रीशन या जिसको हम यूरिनेशन बोलते हैं या मिक्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए मशहूर ज़माना निमोनिक होता है डम्बल्स। डम्बल्स में इसको आप लिख लें, D स्टैंड फॉर द डायरिया, U स्टैंड फॉर द यूरिनेशन, M स्टैंड फॉर द मियोसिस, B स्टैंड फॉर द ब्रोंकोस्पास्टिसिटी, next B stand for the bradycardia, E stand for the excitation of the central nervous system and muscles, L stand for lacrimation, S stand for sweating and salivation। तो इसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये वाले इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम इस कंडीशन के अंदर हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे देते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मशहूर ज़माना एट्रोपिन हम इस कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। इसको हम आगे जाके डिटेल से भी देखेंगे। नेक्स्ट हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किए कि ब्रोंकियल एजमा के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। जीआई और यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन बेथेनिकोल के अंदर हमने पढ़ा था कि इस केस के अंदर हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये सीवियर पेन कॉज करवाएंगे। पेप्टिक अल्सर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि HCl की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो हम इसलिए इस केस के अंदर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जाहिर सी बात है कि हार्ट रेट वगैरह को कम कर रहे होते हैं। कोरोनरी इंसफिशिएंसी और हाइपरथायरॉयडिज्म क्योंकि ये ट्रेमर्स को इंक्रीज़ करते हैं, तो इस केस के अंदर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट निकोटीन के आते हैं कि ये पैरालिसिस करवा रहे होते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, हाइपरटेंशन करवा रहे होते हैं, कार्डिक अरिथमियास कोज करवा रहे होते हैं, कन्वल्शन एंड कोमा करवा रहे होते हैं, और क्रोनिक इफेक्ट इसका स्मोकिंग होता है। नेक्स्ट रिसर्च से रिलेटेड पॉइंट आता है कि ऑक्सोट्रिमोरिन प्रोड्यूस करता है एटेक्सिया, ट्रेमर एंड स्पास्टिसिटी, और ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ये पार्किंसनिज्म से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एंड ऑफ लेक्चर असेसमेंट की बात कर लेते हैं, कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेकेंड मैसेंजर प्रोसेस इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल्स ऑफ आई व्हेन फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट, यानी जब नियर ऑब्जेक्ट को हम फोकस कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है वो सीलरी मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो कौन सा सेकंड मैसेंजर प्रोसेस होता है? जब हमने कहा था M1, M3 और M5 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर्स आई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो M3 रिसेप्टर कौन से सेकंड मैसेंजर सिस्टम को यूज़ करते हैं? GQ प्रोटीन, GQ प्रोटीन को ये यूज़ कर रहे होते हैं। GQ प्रोटीन क्या आगे जाके इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स करती है? डैग और IP3 कैस्केड को ये एक्टिव करती है, तो इसका सही जवाब होगा डैग एंड IP3।